नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुमित अवस्थी और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट डिबेट शो हम तो पूछेंगे। और आज हम तो पूछेंगे में बात खास तौर पर उत्तर प्रदेश की। इलाहाबाद में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी का समापन हुआ। 2 दिन तक चली विकासवाद के नारे के साथ प्रधानमंत्री ने रैली में कहा कि विकास के नाम पर वोट मांगे जाएंगे और उत्तर प्रदेश की पार्टियों और सरकारों की जो खामियां हैं उनको गिनाया जाएगा, भाई भतीजावाद को, भ्रष्टाचार को। लेकिन इन सब के साथ ही इलाहाबाद के इस राष्ट्रीय कार्यकारिणी के संगम का जो मंथन हुआ संगम पर, उसमें से कैराना भी बाहर निकला। कैराना नाम के शहर को भारतीय जनता पार्टी अब इन चुनावों में भुनाने का पूरा मन बना चुकी है, क्योंकि खुद पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह ने आज रैली में कहा कि कैराना में जो कुछ हो रहा है उसको हमको हल्के में नहीं लेना चाहिए, हल्के में नहीं लेना चाहिए। ये इल्जाम है भारतीय जनता पार्टी का कि कैराना से बड़ी संख्या में हिंदुओं का पलायन हुआ है। और वो क्यों? क्योंकि समाजवादी पार्टी वहां पर हिंदुओं को सुरक्षा नहीं मुहैया करा पा रही। तो क्या भारतीय जनता पार्टी का यह आरोप सही है? क्या समाजवादी पार्टी जानबूझकर मामले को सांप्रदायिक कर रही है? क्या समाजवादी पार्टी जानबूझकर वहां पर अल्पसंख्यकों के साथ खड़ी है क्योंकि उसकी नजर वोटों पर है? या फिर भारतीय जनता पार्टी कैराना की आधी अधूरी तस्वीर अपने चुनावी फायदे के लिए सामने रख रही है? इसी पर करेंगे बड़ी बहस। कुछ खास मेहमान मेरे साथ होंगे, लेकिन पहले दिन भर की बड़ी खबर, किस तरीके से कैराना के नाम पर बीजेपी इस पूरे चुनावी माहौल को अब गरमा रही है। हम तो पूछेंगे में अगले 1 घंटे बड़ी बहस। कैराना कराएगा बेड़ा पार। विकास का यज्ञ करना है तो हमें कुछ आहुति भी देनी पड़ती है। विकास यज्ञ तब सफल होता है जब जातिवाद के जहर की आहुति दी जाती है। पलायन हुआ है, उसको उत्तर प्रदेश की जनता ने हल्के से नहीं लेना चाहिए। कैराना का पलायन आंख खोलने वाला पलायन है। इलाहाबाद में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में मंथन हुआ। 2 साल में मोदी सरकार की उपलब्धियों और विकास पथ पर उसके सफर की चर्चा हुई। लेकिन इस चर्चा के अलावा यूपी चुनाव पर खास जोर था और तमाम विकास और उपलब्धियों की बातों के बीच एक मुद्दा यहाँ आए हर बीजेपी नेता की जुबान पर था, और वो था यूपी के शामली जिले के कैराना से हिंदू कारोबारियों का पलायन। इस इलाके से बीजेपी सांसद हुकुम सिंह 346 परिवारों की लिस्ट लेकर घूम रहे हैं। ये लिस्ट कुछ बीजेपी नेताओं को एक खास समुदाय के लिए बयानबाजी का दाना पानी दे रही है। सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश इसलिए है कि हिंदुस्तान बहुसंख्यक है। मैं कह सकता हूं हिंदू घटा देश बटा। इसलिए ये जो अल्पसंख्यकों वाली बात लेकर के तुष्टीकरण की राजनीति चलती है, इस देश में नहीं चलना चाहिए। अब मुसलमान काहे का अल्पसंख्यक रह गया? मुझे लगता है अल्पसंख्यक का दर्जा हिंदुस्तान में समाप्त किया जाना चाहिए। ये वास्तविकता है कि जहां जहां हिंदू बहुसंख्यक है वहां सब शांतिपूर्ण है, वहां सब लोग सुरक्षित है। बीजेपी कैराना मुद्दे को चुनाव तक जिंदा रखना चाहती है, जबकि सवालों में घिरी अखिलेश सरकार ने इसकी जांच में जी जान लगा दी है। सरकार का दावा है कि बीजेपी पलायन की फर्जी लिस्ट लेकर घूम रही है। शामली के डीएम के मुताबिक प्रशासन ने अब तक 119 लोगों की अंतरिम रिपोर्ट सरकार को सौंपी है, जिसमें से 68 परिवार 10 से 15 साल पहले व्यावसायिक वजहों से पलायन कर चुके हैं। डीएम के मुताबिक बीजेपी की सूची में शामिल 13 से 14 परिवार अभी भी कैराना में रह रहे हैं। 12 परिवार ऐसे हैं जिनके घर गाँव और शहर दोनों में है। एक कैराना की जो लिस्ट दी है बीजेपी के सांसद और बीजेपी के लोगों ने, उस पर आपको विचार करना चाहिए। कौन कितने वर्ष पहले चला गया? कोई 5 साल पहले चला गया, उसके भी जिम्मेदार हम समाजवादी लोग हैं। कोई 14 साल पहले कोई घटना हुई, उसकी वजह से चले गए, उसके लिए भी समाजवादी जिम्मेदार हैं। अरे मैं चाहता हूँ कि भाई वो बात साफ आए। हालांकि बीजेपी का दावा है कि कैराना में हिंदू पलायन की नई लिस्ट भी वो जल्द ही लाएगी। तो उधर बीएसपी कांग्रेस का आरोप है कि समाजवादी पार्टी और बीजेपी मिलकर यूपी में ध्रुवीकरण की राजनीति में जुटी है। विरोधी पार्टियों का कहना है कि बीजेपी विकास नहीं बल्कि सांप्रदायिक सियासत की बदौलत यूपी की सत्ता हासिल करना चाहती है। हम तो पूछेंगे, क्या विकास और ध्रुवीकरण की सवारी यूपी में बीजेपी की नैया पार लगाएगी?
तो बीजेपी ने तय किया है कि वो 2 नावों की सवारी करेगी। बड़े नेता प्रधानमंत्री विकास और विकासवाद की बात करेंगे, भारतीय जनता पार्टी के दूसरे नेता उनसे जुड़े हुए संगठन कहीं ना कहीं मामले में ध्रुवीकरण का जो कह सकते हैं ना, ध्रुवीकरण की बात को जरूर खोलेंगे इस माहौल में। हमारा आज का सवाल भी यही है कि क्या विकास और ध्रुवीकरण की सवारी यूपी में बीजेपी की नैया पार लगाएगी? अगर आपका जवाब हाँ है तो HTP स्पेस देकर Y लिखिए, और अगर आपका जवाब नहीं है तो HTP स्पेस देकर N लिखिए और अपनी राय हमको 51818 पर SMS करें। #HTP और #कैराना सहारे कमल के जरिए भी आप हमको अपने ट्वीट्स और फेसबुक पेज IBN खबर के फेसबुक पेज पर अपने कमेंट्स और सवाल भेज सकते हैं। मेहमानों का परिचय कराता हूं इस बड़ी बहस में जो लोग हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता डॉक्टर संबित पात्रा मेरे साथ इलाहाबाद से जुड़ रहे हैं। समाजवादी पार्टी के सचिव राजीव राय साहब बेंगलोर से मेरे साथ हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता PL पुनिया जी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता विजय शंकर तिवारी जी यहाँ स्टूडियो में हमारे साथ हैं। वरिष्ठ पत्रकार रामकृपाल सिंह जी भी स्टूडियो में हमारे साथ हैं और कुछ ही देर में BSP के नेता सुधींद्र भदौरिया भी हमारे साथ जुड़ेंगे। आप सबके साथ डिबेट की शुरुआत करूं उसके पहले आप सबकी इजाजत से 2-3 मिनट का वक्त चाहूंगा। हमने कुछ देर पहले कैराना के जो स्थानीय सांसद हैं बीजेपी के हुकुम सिंह जी, उनसे हमने बातचीत की है। उसके एक आध 2 अंश आपको दिखा देता हूं ताकि हमको बातचीत का रास्ता आगे का मिल जाए। हमने उनसे सबसे पहले पूछना चाहा, उस इलाके के सांसद है कैराना से हुकुम सिंह जी, कि अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री का ये कहना है कि जो आपकी लिस्ट है 300-350 नामों की वो झूठी है, आधे नाम आपने गलत उसमें दिखाए हैं। एक सूची जारी की है और इस उम्मीद से की है कि सूची को आधार मान करके जिला प्रशासन प्रदेश सरकार कार्रवाई करेगी, प्रभावी तरीके से उन गुंडों के खिलाफ, उन अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई होगी, उनको बंद किया जाएगा ताकि यहाँ की जनता शांति से रह सके। यहाँ पर बहुत भारी तरीके से रंगदारी मांगी जा रही थी, रंगदारी वसूल भी की जा रही थी, ज़बरदस्ती लोगों को डराया जाता था, धमकाया जाता था, और जिसने रंगदारी पूरी नहीं दी या रंगदारी दी नहीं उसकी हत्या कर दी जाती थी। बाकी व्यापारियों को संदेश दिया जाता था अगर आप नहीं मानोगे हमारी बात तो हम लोग ये कार्रवाई करेंगे। तो इसलिए कोई अखिलेश यादव की बात नहीं, किसी और की बात नहीं। सुरक्षा देना प्रदेश सरकार का काम है, सुरक्षा देना जिला प्रशासन का काम है। प्रदेश सरकार भी उसमें असफल रही है और जिला प्रशासन भी पूर्णतः उसमें असफल सिद्ध हुआ है। पर हुकुम सिंह जी, आप इसको कह रहे हैं रंगदारी का मामला है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के आपके साथ के नेता जैसे साक्षी महाराज जैसे लोग तो साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि ये सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का मामला है। जानबूझकर अखिलेश सरकार वहां पे इस तरह के माहौल को पैदा कर रही है जिससे हिंदुओं का पलायन हो। हमारे नेता, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे नेता, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी हैं। अमित शाह ने तो केवल कानून व्यवस्था की बात की है। उन्होंने कहा कि कैराने में जिस प्रकार की कानून व्यवस्था है वहाँ पर पूर्णतः ये फेल हुई है, हम इसको मुद्दा बनाएंगे। उन्होंने हिंदू मुस्लिम की बात बिल्कुल नहीं की। लेकिन साक्षी महाराज भी तो आप ही की पार्टी के हैं, उनका जो बयान है उसके बारे में क्या कहेंगे? सांसद हैं आपके साथ के। मेरे नेता तो अमित शाह हैं, राजनाथ सिंह हैं, कल्याण सिंह हैं या फिर नरेंद्र मोदी जी, सबके नेता हैं। तो आपको लगता नहीं हुकुम सिंह जी कि आपके बयान का फायदा उठाकर साक्षी महाराज खुद इस मामले को पोलराइज कर रहे हैं, ध्रुवीकरण कर रहे हैं, और बीजेपी की सोची समझी रणनीति नहीं है क्या? मेरे नाम पे कोई जहर नहीं उगल रहा है। हर आदमी की अपनी अपनी प्रतिक्रिया है, हर आदमी को अपना अधिकार है अपनी बात कहने का। साक्षी महाराज सांसद हैं, 5वीं बार सांसद हैं, वो क्या कह रहे हैं वो अपने आधार पे कह रहे हैं। साक्षी महाराज इतने वरिष्ठ हैं, उनको मेरे आधार के चुनने की जरूरत नहीं है, उनका अपना आधार पर्याप्त है। आप साक्षी महाराज के बयान से सहमत है हुकुम सिंह जी? आप सहमत हैं क्या? पे मैं कोई टिप्पणी करने का सक्षम भी नहीं हूँ, इच्छा भी नहीं हूँ, और ना ही मैं इस पर की समीक्षा करने को तैयार हूँ। जो मेरा अपना फर्ज था, जो मेरा अपना दायित्व था कैराने का सांसद होने के नाते, मैंने केवल उस फर्ज को निभाया है। आप अपने फर्ज की बात कर रहे हैं, चलिए मैं आपसे आप ही के फर्ज के बारे में सवाल करता हूं। जो लिस्ट आपने जारी की 346 नामों की, स्थानीय प्रशासन, जिला प्रशासन कह रहा है कि वो मिसलीड करने वाली लिस्ट है। कुछ लोग अभी भी उन घरों में रहते हैं। हमारे रिपोर्टर ने जाकर रियलिटी चेक किया, उसने भी पाया कि कुछ लोग वहां रह रहे हैं, उनका नाम लिस्ट में नहीं होना चाहिए था। मैं इनकार नहीं करता, मेरे कार्यकर्ताओं ने लिस्ट बनाई है,
गलती है। ये इंसान से कोई ऐसा है क्योंकि इंसान जो फूल प्रूफ से गलतियां ना होती हो, कभी भी हो सकता है उनसे गलती होगी हो, मैं खुद उसकी समीक्षा कर लूंगा, समीक्षा करने के बाद में गलती उसको ठीक कर लेंगे। लेकिन अगर आप चलिए मान रहे हैं कम से कम गलती हो गई, वरना तो लोग गलती भी नहीं मानते हैं अपनी, आपको लगता नहीं कि इस पूरे मामले को हिंदू मुसलमान के तौर पर उछाला जा रहा है इस चुनावी माहौल में? मुझे तो याद है सितंबर 2013 में मुजफ्फरनगर को उछाला गया, भारतीय जनता पार्टी को 2014 के लोकसभा चुनाव में फायदा हुआ, वही स्थिति दोबारा पैदा की जा रही है। 8-9 महीने दूर चुनाव है और अब कैराना का मामला उछाला जा रहा है। प्रयास ये है यहाँ पर कि किसी तरह से मैं ये कहूँ कि मुसलमान हिंदू की लड़ाई यहाँ पर है, मैं ये कहूँ कि यहाँ सांप्रदायिक माहौल की वजह से लोग गए हैं। मैं सांप्रदायिकता में तनिक भी विश्वास नहीं करता। ये मैं देश की अखंडता में, राष्ट्र की अखंडता में विश्वास करता हूँ। यहाँ हिंदू भी हैं, यहाँ मुसलमान भी हैं। मुसलमानों को मैं भाई की तरह मानता हूँ यहाँ पर आकर के, लेकिन मैं अपराधियों को भाई नहीं मानता, जो किसी भी धर्म का वो हो। अगर वो अपराधी है तो अपराधी है, अपराधी का कोई मजहब नहीं होता। चलिए, शुक्रिया हुकुम सिंह जी हमसे बात करने के लिए। बहुत साफ गोई से कहा, और इस बात को तो मैं खुद मानूंगा कि हुकुम सिंह जी को उस इलाके से चुनाव लड़ना होता है, चुनाव जीतना होता है। उनके लिए तो हर वोट जरूरी है, तभी जीत तय हो पाएगी। अगर एक खास वर्ग को नाराज कर देंगे तो उस इलाके में राजनीति कैसे कर पाएंगे? संबित पात्रा, क्यों कैराना का मामला इतना जरूरी है? मैं डिबेट की शुरुआत कर रहा हूं। क्यों कैराना को लेकर भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी को आड़े हाथों ले रही है? देखिए, आपने एक वाजिब प्रश्न पूछा है कि क्यों कैराना का मामला जरूरी है। ये एक लोकतांत्रिक देश है, डेमोक्रेटिक कंट्री है। स्वाभाविक रूप से अगर कुछ भी आंकड़े सामने आते हैं और उसमें किसी प्रकार का एक ऐसा भाव आता है कि कुछ लोगों के ऊपर जुल्म या अत्याचार हो रहा है, तो ये डेमोक्रेटिक कंट्री की ऑपोजिशन पार्टीज का या सरकार में बैठी पार्टी का कर्तव्य होता है कि उन विषयों को उठाए, उस पर जवाबदेही पार्टियों से जवाब मांगे। उत्तर प्रदेश में हम ऑपोजिशन की पार्टी हैं, चाहे मथुरा का केस हो चाहे कैराना का केस हो, दोनों में अगर त्रुटियां सामने आई हैं तो इन त्रुटियों को लेकर समाजवादी पार्टी को घेरना और उनसे सवाल पूछना ये हमारा कर्तव्य है। हम तो अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। समाजवादी पार्टी को चाहिए कि वो हमसे सवाल जवाब किए बिना अपना जवाब हमारे सामने रखे। राजीव राय जी, इसका पूरा इल्जाम आपकी पार्टी पर लग रहा है कि आपने कैराना की स्थिति जानबूझ के ऐसी कर दी अपने वोटों के फायदे के लिए कि मामला सांप्रदायिक हो गया। अगर मामले की कानून व्यवस्था की स्थिति को सुधार दिया गया होता, कंट्रोल में किया होता, हिंदुओं का पलायन नहीं होता, तो आज आपको इन तमाम सवालों के जवाब नहीं देने पड़ते। राजीव राय। सुमित जी, जब आदरणीय हुकुम सिंह ने अपनी गलती मान ली तो मुझे लगता है कि अमित शाह साहब को भी, संबित पात्रा को भी राष्ट्रीय चैनल पर आकर गलती मान करके हमने गलत लिस्ट जारी किया था, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। हमने वहां जांच करवाई है। और मैं संबित पात्रा के गांव में भी चल चलूंगा, उनके साथ भदौरिया जी के भी गांव में चल चलूंगा, आप मेरे गांव में भी चल चलिए। मैं भी गांव छोड़कर आधा काम यहाँ करता हूँ, आधा दिल्ली करता हूँ, आधा लखनऊ करता हूँ। कोई ऐसा गाँव नहीं होगा जहाँ लोग रोजी रोजगार के लिए बाहर नहीं गए हो। सवाल ये उठता है कि जब चुनाव जो पार्टी विकास के नाम पर देश में शासन करने आई, उसको चुनावों से पहले कभी बीफ याद आता है, कभी राम जादे और कोई और जादे याद आता है, कभी हिंदू मुसलमान याद आता है। ये दंगा कराने का एक साजिश जो इनका था, बहुत बड़ा साजिश था, ये भंडाफोड़ हो गया। इनके चेहरे से नकाब उतर गया। इनके पास सिर्फ एक ही बात है कि माफी मांगे। ये बार बार मथुरा के सवाल उठाते हैं सुमित जी। 5 दिन तक हरियाणा में इनकी सरकार को लाठी से मार मार कर खड़ा किया गया था। कोई सरकार नाम की कोई चीज नहीं थी। मध्य प्रदेश में व्यापम हुआ और 50 से ज्यादा लोगों की लाशों पर ये राजनीति करते रहे। प्रधानमंत्री जी के मुंह से कभी राजीव जी सुनिए ना, मैं आपको भटकाने नहीं दूंगा डिबेट को। राजीव जी सॉरी, मैं आपको मामले को भटकाने नहीं दूंगा। मैंने आपसे पूछा, आपने तुरंत बीजेपी को मध्य प्रदेश और कहां ले जाके घेरने की कोशिश की। आप अपने राज्य की बात करिए ना। अगर वहां से एक परिवार का भी पलायन हुआ है, एक परिवार का भी पलायन हुआ है, तो क्यों हुआ? क्यों उनको वहां पर स्थापित नहीं किया जा सकता? क्यों लोग आज भी कहते हैं कि वहां पे डर लगता है? वो पूरी लिस्ट गलत नहीं है, कुछ नाम उसमें गलत हैं, ये हमने पाया है। सुमित जी, मैंने वहां के अधिकारियों से बात किया और बड़ी स्पष्ट तरीके से बता दूं, वहां एक अपराधी गिरोह जरूर था जो सक्रिय था। 29 लोग उस अपराधी गिरोह में थे, जिसके 25 लोग आज की तारीख में जेल में हैं। बहुत सारे लोगों पर एनएसए लगा हुआ है और 4 मारे जा चुके हैं। ये प्रशासनिक कार्रवाई थी ऐसे अपराधी तत्वों को रोकने के लिए, जो सरकार जब तक बीजेपी ने सवाल नहीं उठाया था या कोई और बात नहीं हुआ था, तभी अपना कार्य कर रही थी। राजीव जी, वहां के सांसद हुकुम सिंह जी को भी अपना घर छोड़ के कैराना से
करीब 3 किलोमीटर दूर, 2.5-3 किलोमीटर दूर घर लेना पड़ा है और वहां वो रहते हैं। उनके अपने घर में हादसा हो चुका है। अब नहीं, अब सांसद जी जब अपनी मतलब इससे बड़ी विडंबना क्या होगी, वहां के प्रतिनिधित्व करते हैं और ऐसी बड़ी, फिर वहां वोट मांगने भी नहीं जाएंगे। सांसद जी अगर 3 किलोमीटर चले गए तो सांसद जी से बुलवा दीजिए कि उस इलाके में वोट मांगने भी नहीं जाएंगे। ये सिर्फ एक राजीव जी अगर वहां पर भय का माहौल अगर पैदा हो रहा है तो सरकार क्या कर रही है? सरकार क्यों नहीं भय के माहौल को खत्म कर रही है? सरकार क्यों नहीं लोगों को स्थापित कर? आज भी जेल ऐसे अपराधी तत्वों को 25 लोगों को मैं आपको लिस्ट दे दूंगा, जेल में है, एनएसए लगा हुआ है, 4 लोग मारे जा चुके हैं। उस गिरोह का नेस्तनाबूद कर दिया गया था जो कभी बहुत सक्रिय होकर हरकतों को अंजाम देता था। वहां पर सक्रिय थे राजीव जी, ये 25 लोगों का गिरोह कब से सक्रिय था वहां पर? हम केवल ये 2 साल 3 साल की बात नहीं कर रहे हैं, जो पलायन की बात कर रहे हैं बहुत पीछे से कर रहे हैं। आप तो 25 लोग क्या 45-46 साल पहले से 25 लोग सक्रिय हैं, तब पलायन कर गए। मैं आपको बताता हूं 1980 में कश्मीर की जो परिस्थिति थी वही स्थिति कैराना पे है। बताता हूं, 1 मिनट रुक जाइए आप। नहीं मेरी बात पूरी करिए। 1980 में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं था, लेकिन उस समय लड़कियों का अपहरण करना, उनका बलात्कार करना, उनको ले जाना, डराना धमकाना, वहां लोग अपने परिवारों को जम्मू में भेज दिया, दिल्ली भेज दिया। इस प्रकार के वहां व्यवसायी निकलने शुरू हो गए। जो परिस्थिति 1980 में कश्मीर की थी, आप उनको जस्टिफाई कर रहे हैं कि लोग व्यवसाय के लिए जा रहे हैं। मैंने 3 लोगों से बात की है, एक तो बुजुर्ग आदमी है जिसकी बेटी का अपहरण हुआ, उसका बलात्कार हुआ, उसकी बहू का अपहरण हुआ, उसका बलात्कार हुआ। एक परिवार गाजियाबाद रहता है, अभी आज ही मैंने बात की है, उन्होंने कहा वहां फिरौती केवल नहीं, हमारी बहनों माताओं को घर से निकलना मुश्किल हो गया है। और एक शामली में रहते हैं, उनका हम दोनों भाइयों को अपहरण हो गया था और इसके बाद वहां का व्यवसायी हथियाने के लिए धीरे धीरे यही एक प्रक्रिया है। आप पहले व्यवसाय हथियाइए, बहनों माताओं को छेड़िए ताकि ये लोग निकलना शुरू कर दें। ये परिस्थिति है, इसको स्वीकार करिए। आप कहते हैं डीएम की रिपोर्ट मंगवानी, जो डीएम राजीव जी, जो डीएम वहां का प्रशासन नहीं चला पाया, जो डीएम वहां का क्राइम नहीं रोक पाया, उसकी रिपोर्ट को आप कैसे मानेंगे? हम कहते हैं अगर रिपोर्ट लेनी है तो आप जमीन में जाकर के एक न्यूट्रल एजेंसी के माध्यम से वहां का सर्वे कराना चाहिए। आपके डीएम की रिपोर्ट ऑथेंटिक है, इसमें क्वेश्चन मार्क है। एक मिनट राजीव जी एक मिनट। विजय शंकर तिवारी जी, उसी रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि 15 से 20 परिवार ऐसे हैं जो 10 से 15 साल पहले छोड़ के चले गए। क्या उसके लिए भी अखिलेश यादव जिम्मेदार है? देखो सुमित जी, मैं ये कह रहा हूं कि एक संभ्रम पैदा करने की कोशिश नहीं कर, मैं आंकड़ों में जा ही नहीं रहा। मैं तो आंकड़ों की कोई बात ही नहीं की मैंने। आंकड़ों पर मैं क्यों नहीं आंकड़ों पे बात आप एक बताइए सुमित जी, जो डीएम, जो जिला प्रशासन वहां पर पलायन नहीं रोक पाया, जो जिला प्रशासन वहां पर कोई कार्रवाई नहीं कर पाया, वो जिला प्रशासन गिरफ्तार है एनएसए में। कौन बता रहे हैं? राजीव राय नहीं, प्रवक्ता, 4 आदमी जेल में हैं, कितने लोग मारे गए बता रहे हैं। मैं सुमित जी 45 साल पहले इसी कैराना में बहुसंख्यक हिंदू था और धीरे धीरे घट करके आज वहां पर, मैंने आपको बताया, मैंने 3 उदाहरण दिए। अगर आप कहेंगे तो आपके चैनल पर खड़ा कर दूंगा। 45 साल पहले की बात और 2016 की बात, क्या इसके लिए आप अखिलेश यादव को केवल जिम्मेदार ठहराएंगे? मैं आता हूँ, केवल समाजवादी पार्टी जिम्मेदार है। मैंने तो केवल अभी जिला प्रशासन की राजीव आपकी भी सरकार रह चुकी है उत्तर प्रदेश में। कल्याण सिंह मुख्यमंत्री रह चुके, राजनाथ सिंह मुख्यमंत्री रह चुके। सुमित जी, मैंने जो बात की है, मैंने ये कहा है वहां का पलायन उसको हम कम करके आंक रहे हैं और देश में एक संभ्रम पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। जेएनयू में जिस प्रकार से संभ्रम पैदा किया, उसी प्रकार से यहां कमतर आंक करके कैराना की स्थिति को संभ्रम पैदा करके उसको कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। मुझे लगता है राजीव जी आप जवाब दीजिए। 6 जून को पंजाब में खालिस्तान दिवस मनाया गया, जिसकी तस्वीरें पूरे देश में आई। इनकी औकात इतनी नहीं थी कि एफआईआर कर दे। इनकी दोहरी बातें करने को मना करिए और मुद्दे पर बहस करवाइए। संबित पात्रा। सुमित जी देखिए, सुमित जी मैं बीच में बिल्कुल चिल्लाना नहीं चाहता हूं, तथ्यों पे हम बात करते हैं। अभी मैंने भी इंटरव्यू सुना जो आपने हुकुम सिंह जी का चलाया था, जिसमें उन्होंने कहा, जिसमें उन्होंने माना आपकी बात कि हाँ हो सकता है 5, 6, 10 नाम उसमें गलत हो और उसको वो देख लेंगे। देखिए 346 नाम में से चलिए मान लेते हैं 10 नाम 10 प्लस और माइनस हो सकता है, मगर 300, 200 नाम तो सच हैं। और मैंने लगातार 5 दिनों में इस विषय पे डिबेट किया है, अलग अलग चैनलों पे डिबेट किया है। देखिए मीडिया जब कोई रिपोर्ट लाती है तो उस पर वो तथ्यों पे काम करती है।
खुद मैंने कई चैनलों पे देखा है मीडिया डिबेट करते हुए, वहां पर 10 परिवार के लोगों ने कैमरे के सामने डिपोज करते हुए कहा कि हम बहुत डर रहे हैं और डर के मारे हम बहुत कुछ बता नहीं पा रहे हैं, हम बता नहीं पा रहे हैं कि हमारे घर के लोगों के साथ किस प्रकार का व्यवहार हुआ है, कैसे हम वहां फोर्सफुली बाहर आए हैं। दूसरी बात यह भी हुई है कि 4-5 लोगों की रंगदारी के कारण हत्या हुई है, वो तो बिल्कुल कोर्ट केसेस चल रहे हैं, FIR है, वो बड़े बड़े नामजद व्यापारी थे उस इलाके के। आप एक उदाहरण बताता हूं, दादरी में एक अखलाक हुआ जो कि नहीं होना चाहिए था, बहुत खराब है, और उसके लिए पूरे विश्व में डिबेट हुआ कि इंडियन एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, ये इंटॉलरेंस हो गया है। अब यहां अगर 200 परिवार 100 परिवार बोल रहे हैं ऑन कैमरा और डिबेट नहीं होना चाहिए, प्रश्न नहीं पूछना चाहिए, ये मुझे समझ में नहीं आता, ये दोहरे मापदंड क्यों है? ठीक है, दोहरे मापदंड। संबित की बात का जवाब देना चाहेंगे PL पुनिया। महिलाओं का बलात्कार हुआ, 5 दिन पुनिया जी, वहां भी कैमरे आप लेकर जाइए। राजीव राय, मैं आऊंगा आपके पास। PL पुनिया, सुदीन भदौरिया और रामकृपाल सिंह, 3 गेस्ट और हैं। पुनिया साहब बोलना चाह रहे हैं, बार बार हाथ उठा रहे हैं। देखिए, इसके पूरा मामला जिसकी चर्चा हो रही है, आदरणीय हुकम सिंह जी ने मामला उठाया और उनका इंटरव्यू भी आपने अभी दिखाया। उन्होंने वही इस पूरे मामले के सूत्रधार हैं। वो कहते हैं कि इसमें सांप्रदायिकता है ही नहीं, ये लॉ एंड ऑर्डर का मामला है, वहाँ रंगदारी का मामला है, एक दूसरे को डराने धमकाने का मामला है, कोई ये वर्ग विशेष का एक दूसरे के प्रति वो नहीं है। तो वो तो ये कह रहे हैं और वो ये भी मान रहे हैं कि मेरे कार्यकर्ताओं ने जो लिस्ट दी उसके हिसाब से है, हो सकता है इसमें गलती है, उसमें सुधारा भी जा सकता है। लेकिन जिला प्रशासन ने भी कहा है कि जिस तरह से लोग पलायन कर जाते हैं, दो रोजी रोटी के लिए, अच्छी नौकरी के लिए, अच्छे बिजनेस के लिए शिफ्ट होते रहते हैं, और ये केवल कैराना में नहीं सब जगह होते रहते हैं। और इसी तरह से 150 परिवार जो मुसलमानों के भी हैं वहां पर उस क्षेत्र के, जो कि प्रशासन ने कहा उनका भी पलायन हुआ, वो गए हैं। तो इसमें कोई खराबी की बात नहीं है, लेकिन पूरा कहा जाए कि साहब कश्मीर बन गया और पूरा दादरी बन गया, तो इस तरह से क्यों किया जा रहा है? बिल्कुल, यानी कांग्रेस ये कह रही है कि जानबूझकर चुनाव के लिए बीजेपी ध्रुवीकरण कर रही है। संबित पात्रा जी, संबित पात्रा जवाब दीजिए। संबित पात्रा जी इसके बारे में नहीं जानते, वो पहली बार सांसद जरूर हुए हैं, लेकिन वो पहले विधायक अनेक बार रहे हैं और वो उनका बड़ा सम्मान है और अच्छे मिनिस्टर की हैसियत से रहे। वो जो बात कह रहे हैं तो उसमें कोई ना कोई दम है और प्रशासन को, राज्य सरकार को उसका संज्ञान लेके कार्रवाई की जानी चाहिए। संबित, कांग्रेस के इस आरोप में कहीं ना कहीं दम नजर आता है कि सांसद कह रहा है रंगदारी का मामला है, बीजेपी कह रही है सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का मामला है। और इधर संबित पात्रा जवाब दीजिए। संबित पात्रा, अगर पुनिया जी जरा शांत हो जाए तो रंग दे रहे हैं जो कि पूरी तरह से गलत। ठीक है, संबित पात्रा आप जवाब दीजिए। हो गया। हाँ, देखिए, नंबर 1, मैंने भी सांसद साहब का इंटरव्यू सुना। देखिए, हम लोग कोई नहीं चाहते हैं कि यहाँ एक डिबेट ऐसा हो जिसमें जाति विशेष के नाम को या धर्म विशेष के नाम को लाकर हम आपस में एक इस प्रकार का माहौल बनाए जो उचित नहीं होगा, मगर तथ्यों के आधार पर बात करते हैं। जब दादरी का घटना घटा तो हम ये कह रहे थे कि ये लॉ एंड ऑर्डर है, ये कम्युनल नहीं है। तमाम दुनिया, जो कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, बसपा, राहुल गांधी इत्यादि सभी लोग, नहीं, ये लॉ एंड ऑर्डर का नहीं है मसला, ये कम्युनल मामला है, इंटॉलरेंस का मामला है। आज इनके मापदंड क्यों बदल जा रहे हैं? क्यों? दूसरी बात, जब कश्मीर हुआ था, अभी तक कश्मीर से अनभिज्ञ हैं, आंखें मूंदे पड़े हैं कि नहीं कश्मीर भी कुछ नहीं हुआ। अब सर, मैं आपके पीछे बोल रहा था, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था। अरे आप शांत होकर बैठ जाइए ना। नहीं, मैं जरूर बैठ जाइए, मैं आपके बीच में नहीं बीच में मैं आपको टोकूंगा। क्यों बोलिए? मन में बोलिए, मन में बोलिए, मैं आपके बीच में नहीं। आप मन में बोलिए। अरे पुनिया जी, मन में बोलिए, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था। आपको बोलने की अगर बहुत उग्र इच्छा होती है तो मुंह बंद करके मन में बोलते रहिए, कोई मुझे आपत्ति नहीं है, मगर मेरे बीच में मत बोलिए। दूसरी बात, अभी आसाम का विषय देख लीजिए। आसाम में हम चुनाव लड़ रहे थे, ये तमाम लोग, अगर आपको नहीं जाना है तो क्यों आते हो चैनल के ऊपर? कि नहीं, क्यों अपने बुद्धबू फैलाने के लिए आते हो? आप बोलना नहीं आता, मर्यादा से नहीं बोलना आता, लश्कर सोनिया के चैनल के ऊपर आते हो? जरूरी है? क्या हो गई है? इनकी हालत इतनी खराब हो गई है कि इनके अच्छे शब्द भी नहीं निकलते। आप जैसे मैं आपके बीच में बोल रहा हूं, एक मिनट प्लीज। ये बदबू खुशबू क्या होती है? सुमित जी, इनको बोले माफी मांगने के लिए। जी, पात्रा जी, एक-एक करके बात करते हैं, अपने अपने दायरे में रहते हैं। हम एक राष्ट्रीय चैनल पर है, देश आपको देख रहा है, एक एक करके बात करते हैं। ये क्या बोल रहे हैं? ये संबित जी अपनी बात पूरी करिए।
मुझे रामकृपाल सिंह जी रेस्पेक्ट कर रहा हूँ। मैं पूरा जिम्मेवारी के साथ बोलता हूँ, पुनिया जी। पूरे जिम्मेवारी के साथ। पुनिया जी मैं आपको मौका दूंगा, पुनिया जी मैं आपको मौका दूंगा। सिंह जी ने जो बोला था मैंने उसकी समीक्षा की, ठीक है, लेकिन जो आप जो जिस तरह से बोल रहे हैं मैं उसके बारे में बताना हो गया। ठीक है, शांत हो जाइए, बस हो गया पुनिया जी। मैं ये कह रहा था कि आप असम के केस को देखिए। जब हम असम में चुनाव लड़ रहे थे, यही कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी कह रही थी हम पोलराइज कर रहे, नहीं, हम वहां पे राइटफुली किस प्रकार डेमोग्राफी के विषय को हमने लिया, जहां पे घुसपैठी हो रही थी। तो अगर कुछ अन्याय हो रहा है, लोगों ने उसको सराहा, लोगों ने कहा ठीक बात है, घुसपैठी के कारण किस प्रकार से वहां एक डेमोग्राफिक चेंज हो रहा था, उसको ठीक करेगी भाजपा सरकार, उन्होंने वोट दिया। अगर हम कैराना में किसी भी, मैं बोल रहा हूं मुस्लिम के ऊपर भी अगर अत्याचार हो रहा है, क्या यह विषय उठना नहीं चाहिए? अगर मुस्लिम के ऊपर अत्याचार होता है, हम विषय उठाते तो कोई कुछ नहीं कहता। अगर एक हिंदू परिवार के ऊपर, छोड़ दीजिए 300, मैं कह रहा हूं एक के ऊपर भी, क्योंकि मैंने अपने जुबान से, अपने कान से लोगों को बोलते हुए जुबान से सुना है, कानों से सुना है, चैनलों पे लोगों ने कहा है कि हम पे अत्याचार हुआ है। तो क्या उस पे हमने अगर सवाल उठा दिया तो लोगों को इतनी परेशानी होती है? क्योंकि वो हिंदू समाज से। क्या हो गया इसके पास? पहले रामकृपाल सिंह जी के पास। रामकृपाल सिंह, मैं ये जानना चाहूंगा आपसे, हिंदुओं के हितों की बात जब की जाती है तो वो क्या सांप्रदायिकता हो जाती है? अगर हिंदू किसी इलाके से गायब हो रहा है, पलायन कर रहा है, छोड़ रहा है, डर के मारे, खौफ के मारे, तो क्या वो सांप्रदायिकता होगी? कोई चैनल, कोई पार्टी उसकी बात करे तो क्या वो गलत काम करते हैं? सुमित जी, कौन क्या कहता है इस पे कोई जानने से फायदा नहीं है। पॉलिटिकल पार्टीज की अपनी बाध्यता होती है, आप जानते हैं। जो आपका मुख्य आज का सवाल है, मैं एक बात बता दूं, हुकुम सिंह को मैंने सुना और मैं मोदी जी की भी पूरी स्पीच सुन करके आ रहा हूं। एक बात बिल्कुल अक्षरशः सत्य है कि उत्तर प्रदेश में दो जो मुद्दे बनेंगे, पहला मुद्दा तो विकास ही होगा, दूसरा मुद्दा आएगा लॉ एंड ऑर्डर का, और ध्रुवीकरण आप उसको कुछ भी नाम दे लीजिए, वो उत्तर प्रदेश में नहीं चलेगा। कैराना पूरा उत्तर प्रदेश नहीं है, माफ कीजिएगा। लॉ एंड ऑर्डर ये मुद्दा है और ये मुद्दा चलेगा, लेकिन अगर लॉ एंड ऑर्डर को एक बनाया गया, उसको दूसरा ट्विस्ट दिया गया, तो मैं बता दूं ये बीजेपी के लिए भी आत्मघाती होगा। क्योंकि एक बात मत भूलिए कि पूरे उत्तर प्रदेश में पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण तक एक बात सबके दिमाग में है कि मायावती जी के राज में ये लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति ठीक होती है। तो एडवांटेज ये देखिए, अगर ये कानून और व्यवस्था पर बहुत ज्यादा चिल्लाइएगा, आज जो मोदी जी की मैंने पूरी स्पीच सुनी है, उस स्पीच में अगर ध्यान दीजिए तो 80% सारा फोकस विकास पर रहा है, यूथ पर रहा है। आज जो नौकरी वहां नहीं मिलती है युवकों को, उस पे रहा है, किसानों पे रहा है। जिक्र जरूर उनका हुआ है, लेकिन सिर्फ वो नहीं, सबसे पहले जातिवाद की आहूत देनी है, सांप्रदायिकता की आहूत देनी है, भ्रष्टाचार की आहूत देनी है, किसी एक चीज पर नहीं। तो देखिए मुद्दे बहुत सारे होते हैं, हो सकता है एक पर्टिकुलर बेल्ट में इसका हो जाए, लेकिन मैं बता दूं उत्तर प्रदेश के लोग जानते हैं कि पोलराइजेशन क्या होता है और लॉ एंड ऑर्डर, कानून और व्यवस्था किसकी होती है। लेकिन एक चीज में आपसे, गुंडों का कोई देखिए धर्म नहीं होता। और अभी जो हुकुम सिंह ने एक बात कही है, देखिए सच्चाई वो टाल गए। बार बार जो आप एक सवाल कर रहे थे, मैं ये बात कर रहा हूं, कैराना के पहले भी जिन लोगों के, बीजेपी के जिन लोगों के नाम ले रहे थे, उनका बयान यही था, पिछले 10 सालों से यही है और आगे भी यही रहेगा, घटना चाहे जहां की हो, उसमें कोई नयापन नहीं है। तो ये उम्मीद रखना कि वो क्या बोलेंगे, वो अपनी बात बोलेंगे जिनकी बात तो इसका मतलब तो बीजेपी सोचे समझे तरीके से उसकी 2 pronged स्ट्रेटेजी है कि उसके कुछ लोग जो है वो ध्रुवीकरण वाली बात करते रहे, सांप्रदायिकता वाली बात करते रहे, और पार्टी के बड़े नेता, बड़े चेहरे विकास की बात करते रहे। मुझे लग रहा है, लेकिन मैं बता रहा हूं फिर कि उत्तर प्रदेश में सांप्रदायिकता का ये जो अगर कार्ड खेलने की कोशिश की गई, उत्तर प्रदेश की जनता उसको लॉ एंड ऑर्डर के रूप में लेती है। वो लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर मैं फिर बता रहा हूं कि वो मायावती का प्लस पॉइंट है। ये लेकिन देख लीजिएगा, बीजेपी तो ये कहती है कि मायावती से मुकाबला ही नहीं है उनका। अमित शाह जी ने कहा कि हमारा मुकाबला तो समाजवादी पार्टी से। इस पर तो हंसी आ रही है मुझे, मैं इसके आगे कुछ नहीं कह सकता। खैर, अब संबित जी बैठे हैं, संबित जी समझ रहे हैं, चीजों को जानते होंगे। बोलिए संबित जी, आप बोलिए।
देखिए, रामकृपाल जी बहुत वरिष्ठ ही नहीं, बहुत क्लैरिटी ऑफ थॉट के साथ वो अपने विषयों को रखते हैं। और मैं कहूंगा कि बहुत अच्छी बात उन्होंने कही कि हम केवल और केवल डेवलपमेंट के आधार पर ही उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ेंगे, उसके सिवा किसी और मुद्दे पर नहीं लड़ेंगे। और बिल्कुल पोलराइजेशन ना हम कभी करते थे और ना हम उसे विश्वास साक्षी महाराज को पार्टी से बाहर निकाल रहे हैं। नहीं, मैं एक बड़े परिप्रेक्ष्य में बात कर रहा हूं। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पे मैं 2 मिनट बोल लूं, फिर साक्षी महाराज पे भी बोल लूंगा। देखिए, आप मथुरा के इंसिडेंट्स को देख लीजिए। मथुरा में तो किसी प्रकार का कोई हिंदू मुस्लिम एंगल नहीं था। अगर उसमें किसी प्रकार का हिंदू मुस्लिम का एंगल होता तो हम लोग पूरी तरह से मेन विषय से भटक कर उसमें भी हम हिंदू मुस्लिम कर रहे होते और आप लोग कहते कि देखिए बीजेपी पोलराइज कर रही है। चूंकि वहां हिंदू मुस्लिम नहीं था, इसलिए किस प्रकार की लॉलेसनेस, कानून विहित परिस्थिति उत्तर प्रदेश में थी, ये उत्तर प्रदेश की जनता के सामने और मीडिया के सामने बिल्कुल खुल के आई। स्टिंग ऑपरेशन से मालूम पड़ा कि किस प्रकार उत्तर प्रदेश की सरकार वॉज कॉम्प्लिसिट, एक तरह से मिली भगत थी उनकी, जिसके कारण 2 शहीद हुए हमारे जवान और 29 लोगों की मृत्यु हुई, हत्या हो गई एक तरह से। तो ये तो बिल्कुल पूरी तरह से खुल के सामने आया। और ऐसे में अगर जो मुख्य ऑपोजिशन पार्टी भाजपा है वो इस पे ऊंचू भी ना करे, इन विषयों को बोले भी ना, इन पे चर्चा भी ना करे, तो आप बताइए काहे की राजनीति हम कर रहे हैं? मैं चर्चा तो साक्षी महाराज के बयान की भी कर रहा हूं, योगी आदित्यनाथ के बयान की भी कर रहा हूं। इनको निकालिए ना पार्टी से, ये दोनों आपके सांसद हैं और मुख्यमंत्री बनने के दावेदार है योगी। तो मैं देखिए, 2 चीजें हैं। एक तो उत्तर प्रदेश में बिगड़ती हुई कानून की व्यवस्था और दूसरे आपने कुछ बयानों का जिक्र किया। मैं आपको बुरे स्पष्टता के साथ बता दूं कि हो क्या रहा है कि हम कुछ बयानों में उलझ के रह जाते हैं और जो मेन पिक्चर है वो खो जाता है। जो कानून की व्यवस्था बिगड़ रही है उस पर चर्चा भटक जाएगा, उसी विवादों पे आ जाएगा कि किसने कौन सा बयान दे दिया और फिर एक झूठा मूठा इंटॉलरेंस का डिबेट खड़ा कर दिया जाएगा। इसलिए मैं नहीं चाहता हूं लीजिए ना, मेन मुद्दा है आप एक्शन लीजिए। अगर आप साक्षी महाराज जैसे लोगों को पार्टी से नहीं निकाल सकते हैं तो उनको चुप रहने की नसीहत तो दे सकते हैं। कैराना को कश्मीर बनाया जा रहा है, ये कहना है साक्षी महाराज का। नहीं, ये देखिए, साक्षी महाराज का ही नहीं, कैराना को कश्मीर बनाया जा रहा है, ये शीर्षक तो कई टेलीविजन चैनल्स और कई बड़े बड़े अखबारों ने निकाले हैं। तो इसमें कौन सी बुराई है? अगर कैराना और कश्मीर को कंपेयर कर दिया गया, ये डेमोक्रेटिक कंट्री है, वहां भी एक्सोडस हुआ था। 1990 के दशक में जिस प्रकार का एक्सोडस हुआ, उस समय तो लोग बोलते थे दिस इज नो एक्सोडस, ये कुछ भी नहीं है, इससे क्या हो जाएगा। तो कैराना में जब एक्सोडस हुआ है, मैं तो कह रहा हूं 10 परिवारों का ही एक्सोडस हुआ हो। अगर एक्सोडस हुआ हो, रंगदारी के कारण हत्या हुई हो, तो ये ताकत लोकतंत्र की होनी चाहिए। अल्पसंख्यक का दर्जा मुसलमान से ले लेना चाहिए। हिंदू अल्पसंख्यक है, साक्षी महाराज तो ये भी कहते हैं कि मुसलमानों से अल्पसंख्यक का दर्जा ले लेना चाहिए। आपकी पार्टी इंडोर्स करती है इस बात को भी। किसने कहा? साक्षी महाराज ने। तमाम तरीके से भड़काऊ बयान आ रहे हैं। नहीं, देखिए, जहां तक मुसलमानों को माइनॉरिटी स्टेटस होना चाहिए या नहीं, ये तो विषय कोर्ट पे भी गया। कोर्ट ने भी इसको कहा इस विषय में कि जहां पर वो मेजॉरिटी है वहां माइनॉरिटी स्टेटस होना मुश्किल है। इस विषय पे तो एक कानूनी पहल भी रखी गई है। तो स्वाभाविक रूप से यह विषय अलग है कि वो इसको जनरलाइज मत करिए कि मुसलमानों से छीन लेना चाहिए माइनॉरिटी स्टेटस। बिल्कुल नहीं, मुसलमान भी तंग आ चुका है इन चीजों से। आखिर कब तक आप मुसलमानों को केवल एक वोट बैंक के रूप में देखते रहिएगा? मुसलमानों के बच्चों को भी अब एम्प्लॉयमेंट चाहिए, उनको भी चाहिए कि उनकी महिलाएं सुरक्षित रहे, उनको भी चाहिए कि वो अच्छी जिंदगी जिए। आखिर कब तक आप उनको दबा के रखिएगा ऐसे? राजीव राय, कानून विहित स्थिति है उत्तर प्रदेश में। सुमित जी, मैं आपके माध्यम से और संबित पात्रा जी का खास तौर से ध्यान चाहूंगा। ये राजीव राय का नहीं, अखिलेश यादव का नहीं, मुलायम सिंह यादव का नहीं, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का डाटा है जो ये कहता है कि मध्य प्रदेश अपराध के मामले पर नंबर 1 है, महाराष्ट्र नंबर 2 है, दिल्ली के नाक के नीचे रोज बलात्कार और हत्या होता है। ये वहाँ खामोश रहते हैं, सिर्फ इनको उत्तर प्रदेश दिखाई देता है। उत्तर प्रदेश कहाँ है बताइए ना? आपने मध्य प्रदेश गिना दिया, दिल्ली गिना दिया, यूपी कहाँ है? एनसीआरबी में यूपी कहाँ है? यूपी कहाँ है? 3 बातों रख लीजिए। नहीं, यूपी कहाँ है? अरे बताइए ना। इनसे पीछे हैं जो पीछे कहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर करते हैं, उनसे अच्छे हैं हम, उनसे हम अच्छे हैं। लेकिन अभी भी देखिए, लॉ एंड ऑर्डर हमेशा इंप्रूव करने का स्कोप होता है। हम कभी ये नहीं कह सकते कि लॉ एंड ऑर्डर आपने कहा कर दिया है, क्या मध्य प्रदेश को देखिए, यूपी को देखिए मत। लेकिन जो हमारे ऊपर सवाल उठाते हैं, मैं उनको बोलता कम से कम अपने ऊपर भी देख लो, अपने ऊपर भी देख लो। कश्मीर की बात आप भी तो देखो, आप तो यूपी के राज कर रहे हो। मैं आपसे यूपी के बारे में बात करूंगा ना राजीव भाई।
मैं आपसे मध्य प्रदेश के बारे में बात थोड़ी करूंगा। क्यों फिर आप इनको क्यों कश्मीर की तुलना करवा रहे हैं? कश्मीर की तुलना करवा रहे हैं तो मैं पूछूंगा आपके माध्यम से कि कश्मीर में अगर इतना दर्द है तो आतंकवादियों को शहीद के दर्जा देने वालों के साथ आप सरकार क्यों चला रहे हैं? अपने दिल पे हाथ रखिए, बाहर आ जाइए। आप बताइए 1980 में कश्मीर की क्या स्थिति थी और कश्मीर में क्या हो रहा था? क्या वही कैराना में नहीं हो रहा? क्या आप ये बताइए, तुलना तो तब की जाती है जब होता है। आप उसको सीपी राय साहब इनको दिखाई दे रहा था, बहुत जोर जोर से बोलने से बातें सच नहीं होती। कंट्रोल कर लिया 5 दिन तक हरियाणा इतना छोटा राज्य सीपी राय साहब बहुत जोर जोर से बोलने से बातें सच नहीं होती हैं। आप धरातल पर आपको देखिए, लेकिन सवाल उठते हैं। आप अच्छा मुझे एक बात बताइए राजीव राय मुझे एक बात बताइए, आपको हरियाणा पे चर्चा करनी है? आपको हरियाणा में चर्चा करनी है क्या? अखिलेश यादव को आपको हरियाणा का मुख्यमंत्री बनवाना है अगला? नहीं ना। आपकी सरकार उत्तर प्रदेश में है, 225 के आसपास विधायक है आपके। आप उत्तर प्रदेश के बारे में बात करिए ना। उत्तर प्रदेश के बारे में जहां पे जवाहर बाग हो जाता है, 29 लोग मारे जाते हैं, 3-4 साल तक एक पूरे इलाके को कब्जे में लेके कुछ लोग बैठे रहते हैं, आप उसके बारे में क्यों नहीं बात करते हैं? उत्तर प्रदेश में तो बहुत खराब है, इनके राज्य बहुत अच्छे हैं। नहीं, राज्यों की तुलना हो ही नहीं रही है, बात सिर्फ उत्तर प्रदेश की हो रही है। आप क्योंकि आप घिर रहे हैं। नहीं राजीव जी, क्योंकि आप उत्तर प्रदेश में जवाब नहीं दे पा रहे हैं तो आप मध्य प्रदेश, दिल्ली और तमाम जगहों का सहारा ढूंढ रहे हैं। आप उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं बात करते हैं? आप उत्तर प्रदेश का आंकड़ा कहाँ है एनसीआरबी में? बताइए ना। एनसीआरबी के डेटा में उत्तर प्रदेश कौन से नंबर पे आता है? बताइए, आप बता ही नहीं रहे। मैं 4 बार पूछ चुका हूँ आपसे। देखिए तो तमाम तरह के आंकड़ों में मेरे पास अभी भी आंकड़े वहां पड़े हुए हैं। बताइए ना फिर। तरह के अपराधों में तमाम तरह के, लेकिन इतना जरूर जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों से हम अब भी बहुत अच्छे हैं और अभी राजीव जी अगर यही कह के, और हम प्रयास कर रहे हैं, यही कह के अगर आपको लगता है कि आप अपने वोटरों को समझा लेंगे तो धन्य है। 24 नंबर पर है। एक मैं चीज पूछना चाहता हूँ राजीव जी, अगर ये बताइए कि मेरे घर में चोरी हो जाए, उत्तर प्रदेश के किसान के घर में चोरी हो जाए, क्या ये कह के उसको सांत्वना दी जाए कि गनीमत है कि तुम्हारा बिस्तर और कड़ाही बची हुई है? मध्य प्रदेश में होते तो ये भी चली जाती। क्या ये कहने से उस आदमी को सांत्वना होगी? उत्तर प्रदेश का आदमी जो आम नागरिक है वो बाकी देश के आंकड़े नहीं देखता है, और अगर बाकी देश के आंकड़े भी हों, सवाल इस बात का है कि उसको उसके साथ अगर कुछ हो रहा है और ये परसेप्शन क्यों प्रदेश में हो जाता है कि अब आप खैर इस बात को मानेंगे नहीं, लेकिन राजीव जी मैं आपको एक आंकड़ा दे दूं। आप बहुत आंकड़ों की बात कर रहे हैं, मेरे को अभी पता लगा एनसीआरबी के लेटेस्ट डेटा में क्राइम अगेंस्ट विमेन, महिलाओं के खिलाफ अपराध में उत्तर प्रदेश 1 नंबर पर है, पहले नंबर पर है पिछले साल। आंकड़े हैं। हाँ बताइए ना फिर, बोलिए ना। मैं तो आपसे 25 बार पूछ चुका हूँ। टाइम अगर हो तो मैं पढ़कर सुना दूं, टाइम हो तो अगर मैं पढ़कर सुना दूं आंकड़े। मेरे आंकड़े नहीं है अभी। 38,467 केस रजिस्टर हुए उत्तर प्रदेश में क्राइम अगेंस्ट विमेन में। नंबर 2 पे पश्चिम बंगाल पे है। देखिए सुमित, 2013-14 के आंकड़े हैं ये। जब आंकड़े प्रतिशत के हिसाब से जाते हैं, आबादी के प्रतिशत के हिसाब से अपराध को माना जाता है, नंबर ऑफ केसेस के हिसाब से नहीं माने जाते। कितने आबादी में कितना अपराध हुआ वो प्राथमिकता होती है। कितने आबादी में 100 लोगों में एक हो। देखिए मैं लॉ एंड ऑर्डर के बारे में अभी भी ये कह रहा हूं कि मैं एकदम बिल्कुल माननीय राम कृपाल जी से एकदम सहमत हूं कि हम कभी ये जस्टिफाई नहीं कर सकते कि हमारे यहाँ अपराध हो रहा है, बगल में नहीं हो रहा। हम इंप्रूव करने पर है, लेकिन मुझे संबित पात्रा जी के बातों से आपत्ति है कि बार बार उनको जब चुनाव आता है तो उत्तर प्रदेश दिखाया जाता है। आपने बिहार के साथ ऐसा ही किया, चुनाव से पहले गए और बिहार को बदनाम करने की बात करने लगे, आपको सिखा दिया। उत्तर प्रदेश वही जवाब आपको उत्तर प्रदेश में मिल जाएगा। इसके बाद पुनिया साहब में आ रहा हूं, संबित पात्रा जवाब दीजिए। देखिए सुमित जी, आपने खुद जो प्रश्न रखा है आज के डिबेट का, वो रखा है क्या मथुरा और कैराना से भारतीय जनता पार्टी को वोट मिलेगी? आप बताइए सुमित जी, खुद आप ही बताइए, क्या मथुरा भारतीय जनता पार्टी ने कराया है? 2.5 साल से मथुरा में अगर जवाहर बाग में लोग बैठे हुए थे, ये इंटेलिजेंस रिपोर्ट 80 बार भेजी गई थी अखिलेश यादव जी के पास कि वहां असला है, वहां बम है, वहां फलाना है, उसके बावजूद भी वो काम नहीं कर रहे थे, तो यह भारतीय जनता पार्टी कर रही थी। और चूंकि 2017 में चुनाव आ रहा है, अगर 30 लोग मारे जाते हैं, गलती अखिलेश जी की होती है, तो क्या भारतीय जनता पार्टी कान बंद करके और जुबान बंद करके बैठ जाए क्योंकि 2017 में चुनाव है इसलिए कोई विषय डिस्कस नहीं करना है? क्या यही लोकतंत्र का धर्म है?
बिल्कुल नहीं, लोकतंत्र का धर्म है। अगर अभी भी चुनाव हो रहा हो तो मैं सवाल पूछूंगा, मैं सवाल पूछूंगा, आप जवाब देंगे। आईना खुद भी देख लिया करिए। नहीं, पर आप आईना दिखाइए ना हमें। आप दूसरों को आईना दिखा रहे हैं, खुद आईना नहीं देख रहे। लगे तो रहते हैं। पीएल पुनिया देखते हैं, पीएल पुनिया, आप टूटी हुई आईना दिखाते हैं। एक मिनट संबित जी, राजीव जी, एक मिनट। पुनिया साहब, आपको लगता नहीं है कि जो स्पेस ऑपोजिशन का होना चाहिए, मेन अपोजिशन का, वो बीजेपी बहुत एग्रेसिवली अपने पास कब्जाने की कोशिश कर रही है और कांग्रेस काफी पीछे छूट गई है? उत्तर प्रदेश के संदर्भ में पूछ रहा हूं मैं आपसे। वो तो सोच रहे हैं राहुल गांधी को या प्रशांत किशोर को किसको बनाए चीफ मिनिस्टर। इसमें पीछे छूटने की बात नहीं है भैया, आईने से जवाब ले लीजिए। ये हमारे प्रवक्ता भी बनेंगे, कांग्रेस के प्रवक्ता बनेंगे, अपना छोड़ के सब कुछ बनेंगे। यही तो इनकी दिक्कत है। देखिए, मैं बताना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी इनकी तरह से सांप्रदायिकता नहीं करते। हर चीज को इनके अपने जो नेता जिन्होंने मामला उठाया, हुकम सिंह जी, उन्होंने इसको खारिज किया कि ये कोई सांप्रदायिक है, ये आपराधिक है। और आपराधिक मामला अगर है, अगर उसमें रंगदारी हुई है, इसमें हत्या हुई है, जिसमें पलायन, उसकी वजह से पलायन हुआ है, तो उसकी चिंता की बात है। तो ये मुद्दा कांग्रेस ने क्यों नहीं उठाया? लैंड ऑर्डर के पॉइंट लॉलेसनेस का मुद्दा कांग्रेस ने क्यों नहीं उठाया? कूद के सांप्रदायिकता को ले जाना चाहते हैं। हम लड़ाई लड़ते हैं, हम किसानों की लड़ाई लड़ते हैं, हम अनुसूचित जाति के जो गरीब लोग हैं उनकी लड़ाई लड़ते हैं, जो कि ये वादे करके अगर कैराना से 300 परिवारों का पलायन होता है, विकास करेंगे, तो पीएल पुनिया जी, वो आपके लिए मामला नहीं है क्या? कांग्रेस पार्टी के लिए वो मुद्दा नहीं है? हम इनसे पूछना चाहते हैं, मुझे बताइए ना। कूद के, अरे सर, मैं पूछ रहा हूँ आपसे, इसका जवाब दीजिए। कौन सा पूछ रहे हैं? बहुत सिंपल सा सवाल पुनिया जी, कि अगर कैराना के इलाके से 300-325 परिवार का पलायन होता है, जिसमें मेजॉरिटी हिंदू है, तो क्या वो कांग्रेस पार्टी के लिए मुद्दा नहीं है? कांग्रेस पार्टी किसानों की और अल्पसंख्यकों की बात करेगी, उन लोगों की बात नहीं करेगी। मैंने कहा था, सुनिए मेरी, सुमित जी मेरी सुनिए, मैंने पहली बार कहा था कि हुकम सिंह जी ने मुद्दा उठाया है और वो लाइन ऑर्डर का मुद्दा है, और वो मुद्दा अवश्य महत्वपूर्ण है, और स्टेट गवर्नमेंट अगर वो नहीं कर पाती तो वो उनकी असफलता है, उनको कार्रवाई उसमें करनी चाहिए। और लेकिन इनके लिए तो ये मुद्दा नहीं है। ये जो अमित शाह जी कुछ बोलेंगे, संबित पात्रा जी कुछ बोलेंगे, इसको सांप्रदायिक पुट देंगे, क्योंकि सांप्रदायिक पुट नहीं देंगे तो ये मुद्दा कैसे बनेगा? और फिर अगले चुनाव में जो ध्रुवीकरण का इनका इरादा है, जो मकसद हमेशा रहता है, रणनीति रहती है, वो कैसे पूरा होगा? तो ये इनके कारनामे हैं। ये हम इनसे कंपटीशन कमेटी पढ़ी है आपने? एंटनी कमेटी सांप्रदायिक बनाना ने लिखा था, हमें इनका कंपटीशन नहीं है। सेंट एंटनी ने एक रिपोर्ट लिखा था, एंटनी कमेटी रिपोर्ट, वो मेरे पास है, भिजवा दूंगा शाम को, पढ़ लीजिएगा। ये केवल हर चीज को हिंदू मुसलमान बनाते हैं, जो विजय शंकर तिवारी, निंदा होनी चाहिए। आप जानबूझ के मामले को सांप्रदायिक बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि कतई भी सांप्रदायिक मामला नहीं है। खुद आपके अपने सांसद ने कहा। सुमित जी, सभ्य और समझदार जो समाज होता है वो अपने इतिहास की गलतियों से सीखता है। पृथ्वीराज चौहान की गलती से कश्मीर नहीं सीखा, कश्मीर हो गया, लेकिन कश्मीर की गलती से आगे कश्मीर नहीं होने देंगे। ये बात मैं बार बार कह रहा हूं। कश्मीर का मैंने उदाहरण दिया कि जिस प्रोसीजर पर कश्मीर चल रहा था उसी प्रोसीजर पर कैराना चल रहा है, और इतिहास से हम समझदार समाज, हम समझते हैं क्या हो रहा है, इसलिए हम आपकी किसी भी बातों पर आने वाले नहीं हैं। जो कश्मीर में हुआ वही यहां हो रहा है, अब ये नहीं होने देंगे। इसके लिए जो भी प्रयास करने पड़ेंगे वो हम करेंगे, क्योंकि हम अपनी सुरक्षा करने में समर्थ हैं, वो हम करेंगे। भड़काना चाहेंगे तो आप उत्तर प्रदेश की जनता जवाब इसी सांप्रदायिकता कह रहे हैं, आप पे इल्जाम लग रहा है सांप्रदायिकता भड़काने का। सीपी राय साहब, हमने सांप्रदायिकता की बात नहीं की। आप और पुनिया साहब एक दूसरे की पीठ खुजा लीजिए, और ये पीठ आप खुजाते रहे। और पुनिया साहब, कश्मीर आपने हो जाने दिया, कश्मीर आपके समय हुआ, कश्मीर से सारे हिंदू आपके समय भागे, तब आपको सांप्रदायिकता नहीं देखी। अब उत्तर प्रमाण बता रहे हैं जो चीजें सरकार है, आपने बदल दिया वहां के। अरे आपके मुंह में कोई रोग है क्या? सीपी राय साहब, आपके मुंह में कोई रोग है क्या? जब भी मैं बात करता हूँ आप बात करना शुरू कर देते हैं। झंडे फहराए जाते हैं। हमने आपको टोका नहीं, हमने आपको टोका नहीं पुनिया साहब, हमने आपको टोका नहीं।
अब हमारी बात हम ये कह रहे हैं कश्मीर आपको समय हुआ, कश्मीर से हिंदू आपके समय भागे और इनके समय में अधिकतर हिंदू भागे कश्मीर को कर दिया। पुनिया जी इसके बाद जवाब दीजिएगा। बेटियों को बचाने के लिए भागे हैं, अपना वहां व्यवसाय नहीं कर पा रहे थे इसलिए भागे हैं। तो ये केवल लॉ एंड ऑर्डर की बात नहीं है, आप केवल वहां जाकर इसको संकुचित मत कर दीजिए। मैं कहता हूं इसको सांप्रदायिक रंग मत दीजिए, लेकिन इसकी वास्तविकता को आप वहां के लोगों को दुखी तो मत करिए। गालियां दे रहे हो आप लोग सांप्रदायिक रंग दे रहे हैं। तिवारी जी आपका इल्जाम है केवल इरादा कांग्रेस की अगला चुनाव दिखाई दे रहा है। पुनिया साहब चुनाव दिखाई दे रहा है। राजीव जी एक मिनट पुनिया साहब मैं आपसे जवाब चाह रहा हूं। जो विजय शंकर तिवारी जी ने कांग्रेस पर इल्जाम लगाया कि कांग्रेस की नीतियों की वजह से 80 के दशक में हिंदुओं का पलायन कश्मीर घाटी से हुआ, आप लोग नहीं रोक पाए उस पलायन को, लोग बाग अपनी बहू बेटियों को बचाने के लिए वहां से भाग भाग कर नीचे आए, वही परिस्थिति दोबारा पैदा हो रही है और कांग्रेस पार्टी इस बार समाजवादी पार्टी के साथ खड़ी दिखाई दे रही है। देखिए हम किसी के साथ खड़े नहीं, हम अपनी राजनीति करते हैं। वहां की लॉ एंड ऑर्डर अगर उत्तर प्रदेश में खराब है हम सवाल उठाते हैं, जगह जगह पर धरना दिया है उसके लिए, तो इसलिए उसको कंपेयर मत करिए। लेकिन मैं जो कह रहा हूं, जब कैराना का डिस्कशन हो रहा है तो जम्मू कश्मीर को बीच में लाया जाता है और इसी को सांप्रदायिकता कहते हैं। और ये सांप्रदायिकता का पुट जो दिया जा रहा है ये केवल और केवल जो उत्तर प्रदेश, यही तो सवाल है पुनिया जी, सिर्फ उसको ध्यान में रखते हुए पूरा किया जा रहा है। पूरा कांग्रेस है नहीं, सपा है नहीं, कैराना की बात होती कभी दादरी से कंपेयर करते हैं, कभी जम्मू कश्मीर से करते हैं, लेकिन कैराना में जो दलितों की बात के आधार पर जो रिपोर्ट आई है उसके बारे में कोई चर्चा नहीं करना चाहते। उसका जवाब है नहीं, उसका जवाब नहीं है, इसलिए इस तरह की बातें करते हैं। दलित भी आते हैं, ब्राह्मण भी आते हैं, ठाकुर भी आते हैं, पिछड़े भी आते हैं, अगड़े भी आते हैं। आप उसकी बात करते हैं, आपके मुंह से अच्छा लगता था। हम गरीबों की बात करते हैं, गरीब दलितों की बात करता हूं। मैं तो अभी कह रहा था हम किसानों की बात करते हैं, हम गरीबों की बात करते हैं, हिंदुओं को भी हिंदू मुसलमान की बात आप लोग करते हैं। तो देश में दलितों की बात आप करोगे, पर पुनिया जी आप लोगों को आपने जो जितनी घटनाएं होती है आज भोग रहा है उसको, अभी तक भोग रहा है। भारतीय जनता पार्टी हो, आरएसएस के लोग हैं, उन्होंने दलितों को साथ नहीं दिया, बल्कि उनका उत्पीड़न करने वाले, उनके ऊपर अत्याचार करने वाले यही लोग होते हैं। पुनिया जी अगर हिंदुओं की बात करे कोई पार्टी, हिंदुओं के हितों की रक्षा की बात करे कोई पार्टी, तो वो सांप्रदायिक हो जाती है क्या? अगर विश्व हिंदू परिषद या बीजेपी ये बात कहते हैं तो वो सांप्रदायिक हो गए? बिल्कुल नहीं होती। फिर आप क्यों कह रहे हैं? नहीं यही सांप्रदायिकता होती है? फिर आप क्यों कह रहे हैं बार बार? देखिए बिल्कुल नहीं होती, लेकिन वो जरूर होती है। उसको उसका मुकाबला करेंगे कश्मीर से, उसका मुकाबला करेंगे दादरी से, उसका प्लान करेंगे, मुसलमानों की आबादी का जिक्र करेंगे, हिंदू मुसलमान। अगर मेजॉरिटी पॉपुलेशन से माइनॉरिटी पॉपुलेशन में हिंदू चले जाएं तो इसकी चर्चा क्यों नहीं होनी चाहिए? हम कभी नहीं चर्चा क्यों नहीं होनी चाहिए? हिंदू ही है, क्यों हिंदुओं की रक्षा की बात नहीं कर सकते इस देश के अंदर? क्या ये कमी है कोई? चर्चा खूब करिए, लेकिन सांप्रदायिकता क्यों फैलाते हैं? अगर चर्चा करेंगे तो सांप्रदायिकता कैसे फैलेगी? कुछ नहीं हुआ, चुनाव आ रहा है तो ये सब कुछ चर्चा होगी। पुनिया साहब मैं 2-3 बातें बताता हूँ। मुजफ्फरनगर कैसे हुआ? मैं एक मिनट आता उसके बाद समीर जी पहले आप समीर जी बात देखिए मैं इतना कहना चाहता हूं कि प्लीज मैं सबसे पुनिया जी से भी रिक्वेस्ट करूंगा और राजीव जी से भी रिक्वेस्ट करूंगा, हमें इस तरह नहीं करना चाहिए कि धीरे धीरे हिंदू शब्द जो है वो एक गाली बनता चला जाए और कोई भी हिंदू शब्द अटर करने से डरने लगे और उसको एक कम्युनल एंगल से देखने लगे। कृपया करके हिंदू हो या मुसलमान किसी पे भी अत्याचार हो तो आवाज उठाइए। जो एंटनी कमेटी की रिपोर्ट, देखिए पुनिया साहब इतने जोर जोर से हमें सांप्रदायिक बता रहे हैं, एंटनी कमेटी की रिपोर्ट 2014 के बाद क्यों सबमिट की गई? खुद एंटनी जी ने लिखा है ओवर अपीजमेंट। ये ओवर अपीजमेंट का ही नतीजा है कि आज इस प्रकार उत्तर प्रदेश में जो हम परिस्थिति देख रहे हैं, कैराना में जो हम परिस्थिति देख रहे हैं, ये ओवर अपीजमेंट के कारण ही हुआ है, जो खुद एंटनी ने एंटनी कमेटी के रूप में सबमिट किया है। दूसरी बात, हिंदू आतंकवाद, देखिए इनका तो ये है कांग्रेस का कि हिंदू आतंकवाद बता के पूरे विश्व में हिंदुओं को बदनाम करना। 26/11 के समय पूरी होम मिनिस्ट्री जाके पाकिस्तान में छुपे हुए थे, छुट्टी मना रहे थे। मुझे समझ में नहीं आ रहा ये कांग्रेस आखिर हिंदुस्तान का क्या करना चाहती है?
इसलिए मैं तो हाथ जोड़ के हिंदुस्तान की जनता को कहूंगा, ये कांग्रेस की ओवर अपीजमेंट में कभी अरे उस वो चक्कर जवाब में मत लीजिए। पड़िए, वरना ये बोलिए, तो जो हिंदुस्तान छुट्टी को मना रहे थे उनसे डिस्ट्रॉय जवाब करने के लीजिए। लिए कॉन्स्पिरेसी वो रच रहे हम हैं। उसके जिम्मेवार हैं क्या? क्या बात कर रहे हैं पुनिया साहब? क्या बात कर रहे हैं? पुनिया ये पूरे साहब, देश को अगर कोई बंटवारा, छुट्टी देश मना का रहा था खराब तो भैया परिस्थिति, उनसे सबके जवाब जिम्मेदार ले आप लीजिए। नहीं है तो कौन है? क्या पुनिया क्या साहब, सरकार में बैठे लोग तो क्या रावण पुनिया है? साहब डिबेट को डाइवर्ट मत करिए, उस टॉपिक पे मत जाइए। आप तो हिंदू की बात करिए। हिंदुओं की बात करने से कांग्रेस पार्टी डरती क्यों है? नहीं, इनको राजीव राय की बात डरती क्यों है? की पार्टी डरती क्यों है? हिंदुओं की बात करने से आप लोग डरते क्यों हैं? सुमित जी, ये किसने हम कहा? उतने ही गर्वान्वित अपने को महसूस ये करते किसने हैं कहा? हिंदू होने पर जितना संबित पात्रा ये जी। किसने कहा? संबित पात्रा जी, पहली नहीं, बात। आप कैसे दूसरी सवाल बात पूछते ये हैं? कि मैं आपका एक आंकड़ा ठीक कर दूं, आप अपने तरीके से पता कर लीजिएगा, जितने आरोपी हैं जो हत्याओं में, उसमें से मुख्यतः हिंदू ही हैं। इसलिए हिंदू और मुसलमान का एंगल देना भी यहाँ बहुत बड़ा खतरनाक बात करनी होगी। जो आरोपी हैं वो तो राजीव राय के नहीं है, समाजवादी पार्टी के नहीं है, कोर्ट में है और थाने में है। जो हत्याएं हुई, जिन हत्याओं को ये सांप्रदायिक रंग देना चाहते हैं, उसके आरोपी भी बहुत सारे केसों में हिंदू ही है। तो इसलिए हिंदू मुसलमान की बात न करें। अपराधियों की कोई जात नहीं होती है, अपराधियों की कोई जात नहीं होती है, अपराधियों की कोई जमात नहीं होती है। समय की कमी है। आखिरी कमेंट रामकृपाल जी का लूंगा। रामकृपाल जी, बीजेपी की आपने साफ तौर पर कहा कि ये जो विकास के साथ अगर सांप्रदायिकता का घोलने की कोशिश की गई तो बीजेपी के लिए भारी पड़ सकता है, लेकिन बीजेपी के बातों से, बीजेपी के इरादों से ये लगता नहीं है कि हमारी बातों को सुन रहे हैं। सुमित जी, जब कहीं आप सब्जी लेने जाते हैं ना, तो देखते हैं कि यहाँ घलवा मिलता है क्या। ये जो घलुआ का होता है मोह ना, कि शायद इससे भी कुछ छूट मिल जाए, इसलिए हर पार्टी जानती है कि ये बेईमानी के सवाल हैं, लेकिन वो जैसे होता है, हो सकता है कुछ इससे फायदा हो जाए। मैं बेसिक बातें कर रहा हूँ कि पहला भ्रम तो हमें निकाल दें कि पार्टियां मुद्दा बनाती हैं। जी नहीं, पार्टियां जनता तय करती है, मुद्दे जनता तय करती है और जनता तय कर चुकी है। विकास उत्तर प्रदेश में मुद्दा है, रहेगा, साथ साथ कानून व्यवस्था मुद्दा है। इसमें पार्टियों को अपनी नीति और रणनीति ले जाकर के जनता के सामने रखनी है। कौन कितना सफल होता है, लेकिन बता दूं, इन दो मुद्दों के अलावा कोई डेविएशन नहीं हो पाएगा जी। और ये भी गलतफहमी है कि 2014 के इलेक्शन मोदी जी किसी पोलराइजेशन के चलते जीते थे। सुमित जी, ऐसा नहीं है। कोई उत्तर प्रदेश भी नहीं था, बिहार भी था। आप देखिए जिस तरह से हुआ है। मैं आज भी कहता हूं कि देखिए, क्वेश्चन में बहुत सारे सवाल होते हैं, कुछ मेन सवाल होते हैं, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, छोटे मोटे चलते रहते हैं कहीं भी, लेकिन जो रियल वेटेज जिसका है वो विकास मुद्दा है। ये मोदी ने आज पहचाना, मैं फिर आपको कह रहा हूं। और वो किस हद तक उस यूथ पीढ़ी को, युवा पीढ़ी जो सबसे बड़ी संख्या में मोर देन 60% है, उसको किस तरह से कन्विंस कर ले जाते हैं, ये होगा। और सारी पार्टियों के लिए चैलेंज है। चलिए, इसी नोट पर शुक्रिया अदा करूंगा तमाम मेहमानों का। कुल मिलाकर हमारे न्यूट्रल पैनलिस्ट रामकृपाल जी का साफ तौर पर कहना है कि विकास ही मुद्दा रहेगा उत्तर प्रदेश के चुनावों में, क्योंकि वहां के यूथ को, वहां के लोगों को अपने रोटी, कपड़े और मकान की चिंता ज्यादा है। हमने आपसे सवाल पूछा था कि क्या विकास और ध्रुवीकरण की सवारी यूपी में बीजेपी की नैया पार लगाएगी? हजारों की संख्या में हमको मैसेज मिले हैं। 80% लोग हाँ में जवाब देते हैं, 20% नहीं में जवाब देते हैं। यही सवाल हमने ट्विटर पर भी पूछा, जिसके पोल बड़ा ट्रांसपेरेंट है, आपके सामने है। 72% लोग हाँ में जवाब देते हैं कि विकास और ध्रुवीकरण की सवारी यूपी में बीजेपी की नैया पार लगाएगी। 28% ऐसा नहीं मानते हैं। इसी नोट पर आज हम तो पूछेंगे में मेरे साथ इतना ही।